हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आपके पिछले वीडियो का सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि एक बंध आप लोगों को पढ़ाया गया था ध्रुवीय बंध, एक अध्रुवीय बंध। उसके बाद दूसरा पढ़ाया गया था उपसहसंयोजी बंध। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इन चीजों को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करने से भी अपने को क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग उसी ही पर्पस से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जब हमको मोटिवेट करेंगे तब हम आप लोग को पूरे उस जोश के साथ पढ़ा सकेंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आयनिक बंध। फिर आयनिक बंध के बाद इसके कुछ विशेष यौगिक होते हैं जिनको हम लोग को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आयनिक बंध किसे कहते हैं। देखिए, अगर आयनिक बंध की बात करें, किसकी बात करें, आयनिक बंध की बात करें, तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इन चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, जब कभी भी दो तत्वों के बीच, मतलब एक धातु और एक अधातु के बीच क्या हो, आयनों का साझा हो, उससे जो बंध बनता है उस बंध को क्या बोलते हो, आयनिक बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनिक बंध। अब ये कैसे बनता है, क्या होता है, इन चीजों को समझें। मैंने क्या बोला, धातु और अधातु के बीच बंध बनेगा, क्योंकि धातु पर प्लस आयन होता है, अधातु पर माइनस आयन होता है, तो आयनों से ही तो बंध बन रहा है। तो इनके आयनों के द्वारा जब बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हो, आयनिक बंध कहते हैं। अब तो हम लोग अपनी क्लास पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आफ्टर दैट इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं सोडियम। आप सभी को पता है सोडियम के पायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और लूज करने के बाद कौन सा आयन बनाता है, +1 आयन बनाता है। क्या बनाता है, +1 आयन बनाता है। मान के चलो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके ये आ गया। इसके बाद हम लोग कहां जाते हैं, हम लोग जाते हैं क्लोरीन के पास। और क्लोरीन क्या करता है, अपने बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रखता है। क्लोरीन अपने बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, माइनस आयन बनाता है। सोडियम क्या बना रहा है, प्लस आयन बना रहा है, मतलब ये अभी स्थायी नहीं हुआ है, आयनित है। क्लोरीन भी क्या है, आयनित है। तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का नहीं, आयनों का साझा कर लेंगे। जब ये दोनों आपस में आयनों का साझा करते हैं तो इनके बीच एक बंध बनता है। उस बंध को क्या बोलते हो, आयनिक बंध कहते हैं। अब सोडियम क्लोरीन ही नहीं, मैंने बोला जितनी धातुएं और हैं और अधातुएं, धातुएं और अधातुएं जब भी आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या बोला मैंने, जब भी आयनिक बंध कब बनता है, जब धातु और अधातु के आयनों के बीच साझा होता है। भाई धातु के ऊपर प्लस आयन होता है, अधातु के ऊपर माइनस आयन होता है, इनके आयनों का ही तो साझा हो रहा है। तो इनके आयनों के साझे से जो बंध बनता है उस बंध को क्या बोलते हो, आयनिक बंध कहते हो। और आपके सामने एग्जांपल है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। यहां से आपका आयनिक बंध, एक बंध वाला जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। देखते देखते हम लोग इतना कुछ सीख चुके हैं कि अब लोगों को सिखा सकते हैं। आयनिक बंध का भी यहां पे क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है, निर्माण हो गया है। अब आयनिक बंध के बाद हमने कहा था कुछ ऐसे यौगिक पढ़ेंगे जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। अब वो यौगिक क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इन चीजों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आयनिक बंध के बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इनसे बनने वाले यौगिक की। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें आयन काम नहीं करते, या फिर कुछ दो यौगिक होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। देखो, आपको मैं बताने जा रहा हूं कार्बोनेट CO3, ये रखता है -2 आयन।
CO3 कितना रखता है, -2 आयन रखता है। अब ये अपने यौगिक कैसे बनाएगा उसके बारे में जानते हैं, और वो जानने से पहले हम लोगों को यह जानना है कि कार्बोनेट बना तो बना कैसे। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले इसकी संरचना पढ़ेंगे, संरचना पढ़ने के बाद इससे बनने वाले जो यौगिक होंगे उन यौगिक को पढ़ेंगे। आपने क्या किया, लिखा कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p2। जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या बड़ी होती है वही बाह्यतम कक्षा कहलाती है। तो इसकी बाह्यतम कक्षा क्या ठहरी, दूसरी, और दूसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उन 4 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन जुड़े हैं कि नहीं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, मैंने लिखा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब ऑक्सीजन का हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। तो जैसे ही हम लोगों ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो किया 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में अपने को पता चल गया कई इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन हम लोग यहां पे लिखते हैं, 1 2 3। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 लिखो, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 6। अभी आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, क्योंकि कार्बन को स्थायी होने के लिए कई इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कार्बन को स्थायी होने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब अपने को क्या करना होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा कराना होगा। देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। तो कार्बन से इसको 2 मिल गए कि नहीं मिल गए, कार्बन से ऑक्सीजन को 2 मिल गए, और ऑक्सीजन से 2 कार्बन को मिल गए। ऑक्सीजन के पास 2 थे, कार्बन से 2 मिल गए, 8 हो गए। मतलब ये वाला ऑक्सीजन स्थायी हो गया कि नहीं हो गया। इस कार्बन के पास 4 थे, इससे 2 मिले, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। फिर से इसने यहां पे क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास भी कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। फिर इस वाले ऑक्सीजन से जैसे ही इसने साझा किया, कार्बन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कितना बचा, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7 ही इलेक्ट्रॉन तो हुआ। भाई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें जोड़ा जाएगा। फिर आपने देखा कि इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक और ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो गेन करेगा, कहीं ना कहीं से तो ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर 1 माइनस आयन आ जाएगा, इसके ऊपर 1 माइनस आयन आ जाएगा। तो यहां से जो इनका स्ट्रक्चर बनता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के एक बंध का निर्माण होता है। क्या बोला था, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के एक बंध का निर्माण होता है। तो यहां पे जब इन्होंने साझा किया तो ये कार्बन कार्बन के बीच कितना आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। यहां कार्बन कार्बन के बीच कितना आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, 1 माइनस 1 आयन होगा। यहां कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, मतलब 1 बॉन्ड बनेगा, और क्या आ गया, 1 माइनस आयन आ गया। तो इस टाइप से पूरे यौगिक पर क्या हो जाएगा, -2 आयन आ जाता है। तो यहां से समझ में आया, जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट के ऊपर -2 आयन कहां से आया। चीजें समझ में आई कि नहीं आई। बोलते नहीं है, लहरों से बह के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि ये एक लाइफ है, इसमें दौड़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं दौड़े तो आपसे बाजू वाला आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया है, लाइफ इज अ रेस, इफ यू विल बी नॉट रन फास्ट देन अदर गाइज अहेड देन यू, सो कीप रनिंग। कुछ ना कुछ करते रहना है, पढ़ते रहना है, ताकि अपने को भी समझ में आए और लोगों को भी हम समझा सकें। और इसी के साथ साथ आपको दूसरों को भी समझाना है, तो ये वीडियो आप लोग दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई है, मैं बोर्ड से कुछ पल के लिए 5-6 सेकंड के लिए साइड में हुआ जा रहा हूं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से आप लोगों को
कार्बोनेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब एक और इससे रिलेटेड होता है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके यौगिक पढ़ लेंगे, फिर दूसरे यौगिक के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनको कैसे क्या करना होता है उनको पढ़ेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, है ना? ठीक। अब बाइकार्बोनेट कैसे बनता है उसको देखते हैं, इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, जो बाइकार्बोनेट होता है उसको कहीं कहीं पर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ये होता है आपका बाइकार्बोनेट बनके तैयार हो गया और ये रखता है -1 आयन। क्या रखता है? -1 आयन रखता है। अब ये -1 आयन क्यों रखता है इसको समझते हैं, फिर आगे की बातें आगे करेंगे। इसी में मैं समझा दे रहा हूं और उम्मीद क्या, मुझे पूरी की पूरी मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, पूरा पूरा भरोसा है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझा दूंगा। देखिए बाइकार्बोनेट किससे मिलकर बना है? बाइकार्बोनेट मिलकर बना है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से। आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो क्या करोगे? 1H1 करोगे। इसके बाद आत्म कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने आप को स्थायी होने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर ले तो ये अपने आप को स्थायी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा ना। ठीक। अब क्लोरीन के बाद कार्बन था, उसके बाद आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। ये 2 का साझा तो समझ में आ गया था, इसने 2 का साझा इससे किया, 1 का साझा इससे कर लिया, इसीलिए इसने -1 आयन बनाया। फिर यहां पे देखा हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक हाइड्रोजन की एक ही बॉन्ड की तो जरूरत पड़ेगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन का इसने साझा कर लिया कि नहीं साझा कर लिया? और जैसे साझा कर लिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो इसका आयन तो गायब ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके आत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है तो इसने एक ही क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। हाँ, सॉरी, एक चीज देखो, माय अपोलॉजी, मेरी गलती है। देखो इसमें ऑक्सीजन भी तो है। अब देखो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे 6। ठीक। हाइड्रोजन के पास भी कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन को क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करना है। ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 7 हो गए कि नहीं हो गए? और कार्बन यहां पे स्टेबल हो गया। ये देखा हाइड्रोजन को भी तो स्टेबल होना है, तो इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से ये साझा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जब ये आपस में साझा कर लेगा तो ऑक्सीजन के पास 6 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया 7, 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया 8, तो ऑक्सीजन के पास टोटल कई इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन अपने आप को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया। होता है कभी कभी, माइंड है, हम भी तो इंसान है, हो जाता है कभी कभी, नहीं आता है दिमाग में, आते ही बता देता हूं। ऐसा तो नहीं मैंने गलत पढ़ाया और आप लोग हाँ लिख लिए और बड़ा नुकसान हो गया, अभी तो रफ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उन बातों को छोड़ते हैं, अब समझते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था, 2 इसके थे 2 इसके थे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं? और 4 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पे इसने क्या किया? 2 बॉन्ड बना लिए। उसके बाद देखा यहां पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो यहां पे 1 बॉन्ड बनाया और इसके ऊपर क्या है? माइनस आयन है। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का इधर का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का इधर का हो गया, मतलब ये दोनों स्टेबल हो गए, तो ये OH बना देते हैं। अब इसके ऊपर क्या है? -1 आयन है, इसीलिए ये आयन ऊपर लिख दिया जाता है पूरे यौगिक के ऊपर। ये क्या रखता है? -1 आयन रखता है। उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। अब इससे बनने वाले यौगिक पढ़ लेते हैं, फिर जो भी रिलेटेड इससे चीजें हैं, मतलब आज की क्लास को आज ही खत्म करेंगे। हम लोग को कहीं दूर नहीं जाना है, इधर उधर नहीं भगना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 1 मिनट 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, मैं 3-4 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूं। उम्मीद है सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इनसे बनने वाले यौगिक समझ लेते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं ये भी जानना जरूरी है। ये देखिए, ऐसा नहीं इनके यूजेस नहीं जानेंगे, यूजेस जानना भी जरूरी है ना? तो चलो पढ़ते हैं इसको। हाँ, नाम जरूर लिख लेंगे इसका। क्या बताया था इसका? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉरी, अब देखें, समझे इसको?
डू यू वांट? यस, यस सर, आई वांट। देखिए इस बार मैंने कोई तत्व लिया सोडियम, आपको पता है सोडियम के ऊपर +1 आयन होता है। आपने दूसरा तत्व लिया कार्बोनेट, तत्व नहीं लिया इस बार, पूरा कंपाउंड लिया कार्बोनेट, CO3, क्या होता है? -2 आयन, है ना। फिर क्या किया? सोडियम के आयनों की संख्या आपने सोडियम के नीचे लिख दी, क्या है? 1। कार्बोनेट के आयनों की संख्या कार्बोनेट के नीचे लिख दी, कितनी है? 2। और आफ्टर दैट आप सभी को पता है क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे ही आपने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाता है? Na2 आ जाता है। 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो CO3 रहेगा। क्या बनके तैयार हो गया? सोडियम कार्बोनेट। देखो इसको सोडियम पढ़ते हो, इसको भी बताया था कार्बोनेट, तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सिंपल नेम होता है वो सिंपल नेम होता है, पता है आपको क्या? इसका जो सिंपल नेम होता है वो सिंपल नेम होता है धावन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा कहते हो, है ना। तो साफ सफाई करने का ये काम आता ही है, जानते हो आप लोग, शीशा साफ करने में, और जो आपके पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें, टेक्सटाइल कंपनी होती हैं उनमें किसका यूज होता है? इसी का यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है। चीजें समझ में आई कि नहीं? एक और कार्बोनेट से बनने वाला यौगिक सीख लेते हैं, है ना। सीखेंगे सब, छोड़ेंगे कुछ नहीं, कि जब तक मंजिल को पा नहीं जाएंगे तब तक मेहनत करते चलेंगे। देखिए अब हमने क्या बोला? हमने ये बोला अब दूसरा यौगिक सीखेंगे, किसका? कार्बोनेट से बनने वाला। इस बार हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर होता है +2 आयन। अब देखो दोनों के ऊपर सेम आयन आ गया, तो कैल्शियम के आयन की संख्या कैल्शियम के नीचे, कार्बोनेट के आयन की संख्या कार्बोनेट के नीचे। दोनों के आयनों की संख्या लिख दी। अब देखा दोनों सेम है, 2 है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या फार्मूला बन के आ जाता है? CaCO3 विच इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब ये क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए, है ना, आएगा दीपक। इसको बोलते हैं पत्थर चूना, लाइमस्टोन। अब ये क्या होता है बेटा? जो आपकी चौक बनाई जाती है, क्या? चौक, जो आपके मूर्तियां बनाई जाती हैं, घर को पेंट करने के लिए किसका यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। चलो ये कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, पत्थर चूना आ ही गया है, तो समझते हैं कि चूना होते कितने प्रकार के हैं, है ना। लाइम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइम? चूनों के प्रकार। अब देखो एक होता है बेटा CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, इसको कली चूना बोलते हैं या फिर क्विक लाइम, इंग्लिश में लिख लेंगे क्विक लाइम। एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हो बुझा चूना, इसको कहीं कहीं पर मरा चूना भी लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हो आप लोग? बुझा चूना। एक और ये है जो आपने क्या लिखा था, CaCO3, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? पत्थर चूना, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। एक चौथा भी चूना होता है, आप लोग जानते होंगे, अरे जो आप लोग दूसरे की जिंदगी में लगाते हो, बोलते नहीं 50 रुपए का चूना लगा गया, एक वो चूना। अब इन तीनों का यूज समझ लेते हैं। देखिए मार्केट से जो हम लोग चूना लाते हैं वो ये होता है, और पनवारी लोग जो पान में लगाते हैं ना, पान के साथ जो चूना लगाते हैं वो कौन सा होता है? ये होता है। और इसका तो बता ही दिया, चौक वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। और चौथा वाला तो आप लोग उससे कई गुना वाकिफ हो कि चौथा चूना होता क्या है और कैसे काम करता है। चीजें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर आ रही हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ये चूना जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि चूना लगाने वाला तो आप लोग बहुत पढ़े हो, इन 3 चूने के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दूसरा कंपोनेंट। अभी बाइकार्बोनेट सीखा था ना, उस बाइकार्बोनेट के भी हम लोग क्या करेंगे? कंपोनेंट सीखेंगे। अब कैसे वो काम करते हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। चलो सीखते हैं। हर एक चीज को बेटा 0 से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि बेस है। बेस में हमको ऐसी कोई चीज नहीं पता चला, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें पूछ रहे सर आपने ये तो बताया ही नहीं था। तो कोई भी चीज जब चैप्टर स्टार्ट कीजिए तो उसमें आपको ऐसा ना लगे कि सर ये मेरे को पता ही नहीं है। इसीलिए बेस पढ़ाता है कोई भी टीचर, कि ताकि बच्चों को समझ में आए। अब कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सिलेबस से रिलेटेड, है ना। जब सिलेबस से रिलेटेड स्टार्ट होने वाला है तो आपको ऐसा ना लगे कि सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं। तो उन्हीं चीजों को हम लोग बरकरार रखेंगे और पढ़ते चलेंगे, एक मर्यादा के में रह के, कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। चलिए
अब बाइकार्बोनेट हमने पढ़ा था, जो बाइकार्बोनेट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, देखो बाइकार्बोनेट CHCO3 -1 आयन रखता है, सोडियम क्या रखता है, +1 आयन रखता है कि नहीं रखता है। तो क्या करेंगे, सोडियम के आयनों की संख्या उसके नीचे, बाइकार्बोनेट के आयनों की संख्या उसके नीचे, एक एक था ना, और एक एक से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप सभी को पता है क्या बन जाता है, NaHCO3। इसको बाइकार्बोनेट पढ़ते हो, इसको सोडियम पढ़ते हो, इसका तो नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो अपने को याद भी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जब अपने को यौगिक ही याद है, सब तत्व ही याद है, तो याद करने में जरूरत क्या रहेगी। लोग रटते रहते हैं, हाँ इसका नाम बोल गया, उसका नाम बोल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट कोई बोला, सुना फार्मूला, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किससे मिला, बाइकार्बोनेट का सर ने बताया था क्या, HCO3, सोडियम का क्या होता है, Na, जोड़ दो NaHCO3 बनके तैयार हो गया। हाँ सिंपल नेम इसका जान लेंगे, सिंपल नेम इसका होता है बेटा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा तो सभी लोग खाए होगे कि नहीं खाओगे, है ना। बेकिंग सोडा क्या काम करता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है, जो बेकिंग सोडा होता है ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। देखिए ये आप सभी को पता है, किसी भी चीज को फुलाने में काम आता है, चाहे रसगुल्ला हो, रसगुल्ला नाम सुन के मुंह में पानी आया क्या आया होगा। जैसे क्या होता है, रसगुल्ला होता है, खस्ता होता है, डबल रोटी होती है, मतलब आर्ट हुआ, किसी भी चीज को फुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब क्यों, रीजन समझो। होता क्या है, हम लोग शादी बारात में जाते हैं, तो कभी सोचा है कि हम लोगों को खाना खाने के बाद ही रसगुल्ला क्यों दिया जाता है, पहले क्यों नहीं दिया जाता है, रीजन समझो। होता क्या है, जब घर पे कभी ऑयली फूड बनता है, पकवान बनता है तला भुना, तो उसको खाते हैं पेट भर के, और सुबह पेट में गुड़ुम गुड़ुम होता है, वो जो गुड़ुम गुड़ुम होता है उसको एसिडिटी कहते हो। क्या कहते हो, एसिडिटी कहते हो। और ये क्या है आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्षारीय। एसिडिटी को हिंदी में अम्लता कहते हैं, पेट में अम्लता बन रही है, और ये क्या है, बेसिक। जब रसगुल्ला खा लेंगे तो अम्ल और क्षार आपस में जब भी क्रिया करेंगे, उसको उदासीन कर देंगे ना, तो पेट में गुड़ुम गुड़ुम होना बंद और डाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद ही क्या खाना चाहिए, रसगुल्ला। ये नहीं रसगुल्ले से ही पेट भर लिया जाए। और लड़कियों के अंदर बहुत आदत बुरी होती है, लड़कियों समझ जाओ और सुधर जाओ। जो रसगुल्ला पैक करके बैग में रख के घर चले जाते हो, वो नहीं है, वहीं पे खाओ, नहीं तो गुड़ुम गुड़ुम होता ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो पैक करने वाला काम छोड़ो, खाने वाला काम स्टार्ट करो, ताकि बीमार ना हो। आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हर बार किसी ना किसी चीज को पढ़ना ही है, तो इसको हम लोग आज ही टॉपिक खत्म करते हैं। तो थोड़ा आप भी देखें, मैं भी देखूं, और मैं आपको सिर्फ आयन बता दूं और उससे बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको बता दूं, और क्या होता है उस चीज को सीख लेंगे, ठीक है, ताकि टाइम भी ज्यादा ना वेस्ट हो और आप लोग का सिलेबस स्टार्ट हो जाए। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद देखो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को समझ गए। इसके बाद आता है बेटा आपके सामने सल्फेट। सल्फेट रखता है SO4-2 आयन। फिर होता है इसी तरह का बाइसल्फेट, जो रखता है, बाइसल्फेट ना पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं हाइड्रोक्सी, OH। OH भी क्या रखता है, माइनस आयन रखता है। अब इनसे बनने वाले यौगिक को समझ लेंगे, सीख लेंगे, ताकि हमारा भी काम आसान हो जाए और आपको भी आसानी से चीजें समझ में आ जाए। जो मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए चल रही है, ठीक है, जो हो आप हो, आपके लिए मेहनत चल रही है। मैं भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहा हूँ, ताकि आप लोग सीखें। तो आपको भी एक जिम्मेदारी निभानी होगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ, ताकि मैं आपकी अगर उम्मीदों पर खरा उतरूँ तो आप भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें। दोनों का काम चलता रहे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि नहीं है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ऐसा ना लगे कि सर से फर्जी बोल रहे हैं। नहीं, आता हूँ सिर्फ आपके लिए मेहनत करने, और किसी दुनिया से मुझे लेना देना नहीं है, ठीक। अब देखो क्या है, सल्फेट है। सल्फेट का एक कंपोनेंट सीख लेते हैं। सल्फेट -2 आयन रख रहा है, तो हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन +1 आयन रखता है। और सल्फेट किसे कितना रखता है, सल्फेट रखता है -2 आयन, अभी ऊपर ही लिखा है। होता क्या है, तो हाइड्रोजन का एक आप इसके नीचे लिखोगे और सल्फेट का 2 इसके नीचे लिखोगे और कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी रिएक्शन इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगी हाइड्रोजन की, तो H2 हो जाएगा। 1 से करने पर फर्क नहीं पड़ता है, तो फार्मूला बन के आ जाता है H2SO4। इसको हाइड्रोजन पढ़ते हो, इसको सल्फेट पढ़ते हो, तो नाम समझ में आ गया, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। जो इसका सिंपल नेम रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और याद रखना, साथ ही साथ इसे रसायनों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों का राजा भी बोलते हैं। देखो जीते जी सीख गए ना यौगिकों का राजा। कौन है यौगिकों का राजा, हाइड्रोजन सल्फेट है। अम्लों का राजा भी भाई यही है, जो अम्ल होते हैं उसका राजा भी यही है। आपके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर का जो बैटरी है उस बैटरी में भी यही पड़ता है। कितना पड़ता है, ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है उसमें बेटा। घर की बैटरी जो आपकी है 38% क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और H2O की परसेंटेज कितनी होती है, 62%। इससे मिलकर ये किसमें डाला जाता है, आपके घर में जो बैटरा है उसमें जो डालते हो वाटर, वो वाटर एसिड यही होता है। चीजें समझ में आई कि नहीं, है ना, आ ही गई होंगी उम्मीद है। कोशिश है आपको समझाने की, एक पहल चलिए तो उस पहल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक कंपाउंड इसका देखते हैं, इससे क्या होता है। देखिए क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सी आयन है ना। अब हाइड्रोक्सी आयन क्या होता है, देखो आपने लिया इस बार मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या रख रहा है, +2 आयन रख रहा है ना। मैग्नीशियम कितना रख रहा है, +2 आयन रख रहा है। तो क्या किया आपने, मैग्नीशियम का 2, मैग्नीशियम के नीचे हाइड्रोक्साइड का 1, इसके नीचे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, Mg ही रहेगा। लेकिन 2 से जब मल्टीप्लिकेशन होगी, देखो गौर से, इधर 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 देखो, जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा, ये 2 किसके पास जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो इन दोनों का होल्ड वाइज आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, होल्ड वाइज आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, OH का होल्ड वाइज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, MgOH का होल्ड वाइज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। क्या बोलते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पता ही है क्या होता है, पता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। घर में जो आप लोग इनो पीतो हो कि नहीं पीतो हो, सब लोग पीतो हो, हाँ पीतो हो ना, ठीक। जो इनो पीतो हो, उस इनो में क्या होता है, यही होता है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद है चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, और उम्मीद किस पे, खराब ही उतरना है। चलो लास्ट सीख लेते हैं, लास्ट वन, इसके बाद क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और कल से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर, ओके ठीक। आप लोग सीखने जा रहे हो नाइट्रेट के बारे में। किसके बारे में, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 होता है, और क्या रखता है, -1 आयन रखता है ना, -1 आयन रखता है। अब इसको सीख लेते हैं, इसी के साथ अपनी क्लास खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन 1 आयन रखता है, नाइट्रेट भी क्या रखता है, 1 आयन रखता है, और 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके सामने फार्मूला बन के आ जाता है क्या, HNO3, जिसको हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हो। और इसका जो सिंपल नेम होता है वो होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। अभी बताया था ना, H2SO4 अम्लों का राजा होता है बेटा, ये क्वीन ऑफ एसिड है, अम्लों की रानी। ठीक है, अब अम्लों की रानी क्यों है, इसको समझते हैं। आप लोग कभी जेवर साफ करवाने गए हो, ज्वेलरी किसके पास, ज्वेलर्स के पास। तो जब ज्वेलरी वो साफ करता है तो क्या होता है, वो ज्वेलरी साफ करने का 1 रुपया नहीं लेता है। रीजन समझो, 1 रुपया क्यों नहीं लेता है, इसलिए 1 रुपया नहीं लेता है क्योंकि जब आपके वो जेवर साफ करता है तो उसके साथ साथ आपका जेवर भी साफ करता है। नहीं समझ में, कहने का मतलब यह है, अम्ल है, ये कोई सोना चांदी है, इसके ऊपर एसिड डालोगे तो इसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाएगी, और जब ब्रश से साफ करेगा तो क्या इसके पार्टिकल्स उस लिक्विड में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब उस लिक्विड में आ जाएंगे तो उसका ही प्रॉफिट हो जाता है, इसीलिए आपसे वो क्या नहीं लेता है, रुपए नहीं लेता है। तो ये क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन नाइट्रेट। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ में आई हैं तो बार बार ना कहना पड़े, आप लोग तो जानते ही हो हम आपके भरोसे हैं,
तो उस भरोसे को कायम रखें और आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि लोग भी इस चीज़ को सीख पाएँ। और हम लोग जो कल से है वो हाई स्कूल का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।